Hello and welcome to my YouTube channel Insights with Dr. Kumar Saurav, where the fact meets perspective, तथ्य जहां परिप्रेक्ष्य में देखे जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मैंने एक YouTube चैनल बनाया है, जिसका मैंने एक पहला वीडियो आप लोग को बीच में मैंने रखा, इंट्रोडक्शन वीडियो। साथियों, यह बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ पे बात करें। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति। आप लोग देखते होंगे हमारे देश में कि आजकल एक ही पार्टी, एक ही दल, एक ही विचार के लोग की ज़्यादा डोमिनेंसी हो रही है पॉलिटिकली, और नफ़रत चरम सीमा पे फैला हुआ है। खास करके राइट विंग पॉलिटिक्स के लोग काफ़ी डोमिनेंट हैं आज के तारीख में। तो हमने सोचा कि इस पे क्यों ना चर्चा की जाए कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई पुरुष किसी एक नेता के प्रति बहुत ज़्यादा क्यों लॉयल होता है और एक नेता के प्रति क्यों इतना नफरत रखता है। क्यों एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक पैटर्न में वोट करते हैं और दूसरे कास्ट के लोग दूसरे पैटर्न में वोट करते हैं। क्यों कुछ जातियां किसी एक दूसरे खेमे में राजनीतिक गठबंधन में रहती हैं और क्यों दूसरी जातियां दूसरे गठबंधन में रहती हैं। यह बहुत सोचने का विषय है। आज के किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लें और उस पर चर्चा करें, उसकी आलोचना करें, इसको पहले हम पॉलिटिकल साइंस के ABCD को हमको समझना पड़ेगा। तब हम समझ पाएंगे कि आज का जो समय चल रहा है उसमें ऐसा क्यों उथल-पुथल मचा हुआ है। तो राजनीति की ABCD जानने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उसका डीप एनालिसिस नहीं करूँगा, बस बेसिक से बहुत बुनियादी सी बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपका बेसिक, हमारा बेसिक सही रहे तो कभी चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसके लिए थोड़ा से हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा यूरोप, खास करके फ्रांस, पेरिस। और वो समय होगा 1790 के आसपास। वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। हुआ यूँ था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रांस के समाज में, यूरोप के समाज में उथल-पुथल मचा हुआ था। जो बड़े लोग थे, जो फैक्ट्रीज़ के मालिक थे, उद्योगपति थे और जो उनके नीचे जो काम करते थे, वो लोग। तो जो छोटे लोग थे, मज़दूर लोग थे, और जो बड़े लोग थे, जो कैपिटलिस्टिक थे, उनके बीच में एक तनाव की परिस्थिति आ गई थी, क्योंकि अधिक प्रॉफ़िट कमाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे, उद्योगपति जो होते थे, वो बहुत दबाव देते थे। और जो फ़ादरी होता था, धर्म के जो पोप या फादर, ये जो लोग होते हैं, धर्माशीष लोग, वो लोग भी उनके साथ ही रहते थे, क्योंकि लोग धार्मिक विचारधारा से काफ़ी जुड़े होते हैं, चर्च वगैरह से काफ़ी जुड़े हुए थे। तो एक तरफ आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि एक तरफ उद्योगपति लोग थे और एक तरफ मजदूर लोग थे। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो जो मजदूर लोग थे, वो लोग चाहते थे कि जो पुरानी राज व्यवस्था है, जिसमें धर्म डोमिनेंट है और राज व्यवस्था है, मोनार्की है, उसको हटाया जाए। और एक तरफ वो लोग थे, सपोर्ट में थे कि नहीं, जो सिस्टम चल रहा है वही चले, ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। तो इसमें जब समझौता हुआ तो एक हॉल था, एक उसमें सब लोग बैठे। तो जो लोग पुराने व्यवस्था को, धर्म के पाखंड को, पुराने व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, वो राइट साइड बैठ गए, अपने राइट साइड बैठ गए। और जो इसके विरोध में थे, जो लोकतंत्र चाहते थे, जो चाहते थे कि राजतंत्र ना हो, मोनार्की ना हो, वो लेफ्ट साइड बैठ गए। इसी तरह से लेफ्ट और राइट विंग का उदय हुआ। तो सबसे बेसिक बात ये समझना है दोस्तों कि जो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता धर्म को बहुत मान्यता देते हों, पूंजीवाद को बहुत मान्यता देते हों और उद्योगपति, पूंजीपति के पक्ष में पॉलिसीज बताए, उन्हें राइट विंग कहते हैं, जिन्हें दक्षिणपंथी कह सकते हैं, कहते हैं। और जो मजदूरों की बात करें, उनके हक हकूक़ की बात करें, न्याय के लिए बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, वो लेफ्ट
साइडेड होते हैं, लेफ्ट विंग के होते हैं, जिनको वाम पंथ भी कहा जाता है। अब इसमें कोई हार्डकोर राइटिस्ट हो सकता है, कोई हार्डकोर लेफ्टिस्ट हो सकता है, तो वो स्पेक्ट्रम धीरे 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 करके सेंटर की तरफ आता है। लेकिन हमें जानने के लिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो मोनार्की, राजतंत्र, पोप, पुजारी, इन लोगों का समर्थन और पूंजीवाद का जो समर्थन करते हैं वो राइट तरफ हैं, और जो न्याय, सोशल जस्टिस, मजदूरों का हक हकूक और पिछड़ों का और कमज़ोर लोगों का आवाज़ को जो उठाते हैं वो लेफ्ट साइड होते हैं। ये हुआ बेसिक बात। इसके बाद तो जो यूरोप में चल रहा था वो बेसिकली क्लास की लड़ाई थी। मतलब एक तरफ पूंजीवादी लोग हैं और एक तरफ गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। उनके बीच में जो कलेश है उन्हीं का टकराव था वहाँ पे। अब इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे तो यहाँ भी क्लास का लड़ाई है। जैसे कोई जमींदार है, कोई लैंडलॉर्ड है, कोई उद्योगपति है, वो अपने मजदूरों को, है ना, अपने किसानों को वो दबा रहा है। तो एक लड़ाई हमेशा से रहा है, आज से नहीं, हमेशा से रहा है लड़ाई ये। और आधुनिक भारत में भी लड़ाई रही, आज़ादी के बाद भी ये लड़ाई चलती रही। लेकिन यहाँ क्लास का, वर्ग का तो लड़ाई है, जैसे कि फ्रांस में और यूरोप में क्लास की लड़ाई रही है, लेकिन यहाँ पर एक कास्ट की भी लड़ाई रही है। बड़ा कास्ट, छोटा कास्ट, मिडिल कास्ट, तो इनके बीच में भी एक कलेश रहा है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई अपर क्लास का लोग है, अपर क्लास मतलब इकोनॉमिकली अपर है, मतलब काफ़ी ज़मीनें हैं उसके पास, काफ़ी फैक्ट्री है उसके पास, है ना, पूंजीवाद है, पूंजी उसके पास काफ़ी है, तो वो अपर हुआ। और संयोग से वो अपर कास्ट का भी निकला, सवर्ण समाज से ही आया, तो दोनों उसका एक तरह का हो जाएगा मेंटेलिटी। ठीक है। अब मान लीजिए कोई गरीब है, गरीब मतलब वो भूमिहीन है या बहुत कम बीघा जमीन है, मजदूर है, छोटा मोटा नौकरी करता है, बहुत परिश्रम से कहीं नौकरी लगी है उसको, लेकिन वो अपर कास्ट का है लेकिन गरीब है, तो उसकी सोच अलग हो जाएगी, क्योंकि उसने संघर्ष किया है। वह समझता है कि मजदूरों के साथ क्या हक हकूक की बात होती है। लेकिन इसी को अगर दो भाग में देखें, लेकिन उसके अंदर एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता है कि हम बड़े कास्ट के हैं। ठीक है। तो वो दोनों द्वंद्व में वो जीता है। उसी तरह बैकवर्ड में भी, पिछड़ों में भी होता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम, वो अमीर भी है तो भी लगेगा उसको पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मामला बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो जाता है इंडिया में आके, इंडियन परिप्रेक्ष्य में आके। तो ये बेसिक बात है कि हमारे यहाँ क्लास और कास्ट दोनों का एक सामूहिक झगड़ा है। इसमें आप देखेंगे क्या कि गरीब आदमी है, वो हो सकता है कि एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करे जो कि बहुत पूंजीवाद और पाखंड को सपोर्ट करता हो। बहुत सा आप देखेंगे कि बहुत अमीर आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, लेकिन वो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पार्टियों को सपोर्ट में करता है, जबकि उसको टेक्निकली उधर रहना चाहिए, लेकिन वो अपने कास्ट क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ बैठा हुआ होता है। तो यहाँ मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये बात हमें समझना होगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस विचारधारा को वो समझते हैं। उनके, जब तक उनके बेसिस को हम लोग नहीं समझ लेंगे, तब तक हम राजनीति को नहीं समझ सकते, समाज को नहीं समझ सकते। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उनका जो हिडन एजेंडा है उसको हम लोग खोलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।